प्यारे बच्चों, आज हम सन 2023 शिट 5 संकेतांक 324 बीबी के अनसॉल्व्ड प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है तेरा सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देख रहे पहले के का नंबर में दिया है, तो देख रहे इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में प्रत्येक के चार चार विकल्प दिए हैं और सही विकल्प को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसमें का पार्ट में दिया है कह रहा यदि एफ सच दैट एक्स इक्वल टू वाई एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ का परिसर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें यदि आप देख रहे हैं एफ सच दैट एक्स इक्वल टू वाई एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ का परिसर होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर यक्ष प्रांत है और वाई शह प्रांत है और आच्छादक होने के लिए आवश्यक है कि फलन का परिसर शह प्रांत के यदि बराबर होगा तो फिर दिया हुआ फलन आच्छादक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं शह प्रांत वाई है तो परिसर शह प्रांत वाई के बराबर होना चाहिए और वाई हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प थर्ड वाई सही है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं खा नंबर में दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा। तो देख रहे हैं पहले का खा नंबर में दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा। तो यहाँ पर देखें यदि इस मान को हम सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मिल जाएगा tan इनवर्स √3। तो √3 हम जानते हैं tan में 60 अंश का मान होता है, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स π/3 माइनस सेक इनवर्स देख रहे हैं -2 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस और 2 जानते हैं सेक में 60 अंश का मान होता है तो सेक π/3। अब माइनस सेक थीटा को यदि हम सरल करें तो यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स tan पास पास हैं, विलोपन हो जाएगा तो मिल जाएगा π/3 माइनस और देख रहे हैं यहाँ पर जब तक माइनस हट नहीं जाएगा तब तक हम सेक इनवर्स सेक का विलोपन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा बनेगा सेक पाई माइनस थीटा की जगह देख रहे हैं π/3 है, पाई माइनस π/3। आप सेक इनवर्स को हटा देंगे तो देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाएगा π/3। देख रहे हैं ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो माइनस सेक इनवर्स हटेगा तो माइनस π/3। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो इस प्रकार से π/3 और देख रहे हैं पाई से π/3 घटाएंगे तो 3π - π 2π/3 मिल जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों का हर समान है, π/3 से 2π/3 घटाएंगे तो -π/3 मिल जाएगा और -π/3 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सेकंड -π/3 सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, देखिए गा नंबर में है कह रहा यदि देख रहे हैं आव्यूह दिया है तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। देख रहे दिए गए आव्यूह की पहली पंक्ति है 2x - y x + 2y और दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं अवयव 2 और 3 हैं और यही बराबर दिया है पहली पंक्ति में 1 3 और दूसरी पंक्ति में 2 3 और देख रहे हैं दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो दो आव्यूह बराबर तभी होते हैं जब उनमें से प्रत्येक अवयव के संगत अवयव समान हो।
तो देख रहे हैं इस प्रकार से कह सकते हैं पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी साइड में पहली पंक्ति के पहले अवयव के समान होना चाहिए, अर्थात हम दोनों ओर से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देख रहे तुलना करते हैं, तुलना करने पर मिल जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, और देख रहे हैं फिर x प्लस 2y बराबर 3। और यदि हम इन दोनों समीकरणों को हल करें तो देख रहे हैं पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है। यदि इस पहले समीकरण में हम दोनों ओर 2 से गुणा कर दें तो देख रहे हैं बन जाएगा 2 दुनाई 4x माइनस 2y बराबर 2 एकम 2। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 4x मिल करके 5x बराबर देख रहे हैं 3 2 5। इस प्रकार से x बराबर 1 मिल जाएगा। और इस x के मान को यदि हम किसी एक समीकरण में रख दें, हम x प्लस 2y बराबर 3 में रखते हैं। x प्लस 2y बराबर 3 में x बराबर 1 रखने पर 1 प्लस 2y बराबर 3, या देख रहे हैं 2y बराबर 3, एक पक्षांतर कर देंगे माइनस में जाएगा। तो इस प्रकार से y बराबर 2/2 काट देंगे तो y बराबर 1। इस प्रकार से देख रहे हैं x बराबर 1 और y बराबर 1 ये दोनों मान हैं। x बराबर 1 y बराबर 1 देख रहे हैं विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प फर्स्ट x बराबर 1 y बराबर 1 सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए घ नंबर में दिया है 1/x² माइनस a² का समाकलन का मान होगा। हम जानते हैं 1/x² माइनस a² का समाकलन 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सेकंड, तो देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला है। इसमें विकल्प सेकंड में दिया हुआ मान 1/2a log mod x माइनस a अपान x प्लस a प्लस कांस्टेंट c सही है। इसके बाद अंगा नंबर में देखें अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देख रहे हैं अवकल समीकरण दिया है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y की पूछ रहा प्रकृति होगी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस समीकरण में यदि हम x माइनस वाई से दोनों ओर भाग दे दें तो यही समीकरण इस प्रकार बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। तो देख रहे हैं अंश में दिया हुआ पद और हर में दिया हुआ पद दोनों एक घातीय फलन है। ऐसी स्थिति में दिया हुआ जो अवकल समीकरण है तो ये हमारा रैखिक तो है नहीं, रैखिक के लिए अपान में चर नहीं मिलेंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा एक समघाती और पूछ रहा है इसमें विकल्प में देखें तो बहुघाती, घात 1 और रेखी, समघाती और घात 0, समघाती और घात 1। तो देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती और घात 1 का अवकल समीकरण है। तो यह समघातीय और घात 1 जो कि हमारा विकल्प नंबर समघातीय और इसकी घात 1 है, एक घात का अवकल समीकरण है। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर इसमें विकल्प नंबर 4 पर दिया है। विकल्प 4 समघातीय और घात 1, समघातीय और घात 1 सही है। देख रहे प्रश्न नंबर 2 के का में दिया है कि सभी खंड कीजिए जिसमें 2 के का है, सिद्ध कीजिए कि एक एकेकी फलन एफ सच दैट 2 3 4 और यही रिलेटेड है 2 3 4 से क्या एक आच्छादक फलन है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ एकेकी फलन एक आच्छादक फलन है, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 का
देख रहे हैं फलन दिया है इफ सच दैट 2 3 4 और इसी का रिलेशन दिया है 2 3 4 से और कह रहा है एक एकैकी फलन है, एकैकी फलन है। अब हमको दिखाना है कि यह आच्छादक फलन भी होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर डोमेन अर्थात प्रांत 2 3 4, सह डोमेन या कहें सह प्रांत भी 2 3 4 है। तो यदि इसको हम चित्र के माध्यम से दिखाएं, देख रहे हैं 2 3 4 और सह डोमेन में भी 2 3 4 और चूंकि ये एकैकी फलन है इसलिए प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अद्वितीय अवयव से ही संबंधित होगा। तो यदि हम 2 का संबंध 2 से दिखाएं, 3 का संबंध 3 से और 4 का संबंध 4 से, तो ऐसी स्थिति में यानी एक अवयव का संबंध सह डोमेन के एक अवयव से ही संबंधित होगा, तभी एकैकी फलन होगा। आप देख रहे हैं सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अर्थात सह डोमेन में एक भी अवयव शेष नहीं है। कह सकते हैं सह प्रांत परिसर के बराबर है, क्योंकि परिसर बराबर सह प्रांत, और जब भी परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाती है ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन आच्छादक फलन होता है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। क्योंकि हम देख रहे हैं सह डोमेन और परिसर दोनों ये बराबर 2 3 4 के ही हैं, दोनों के अवयव सेम हैं, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि दिया हुआ एकैकी फलन एक आच्छादक फलन भी है, प्रूव्ड। इसके बाद हम अगला भाग देखते हैं। देख रहे प्रश्न नंबर 2 का खा दिया है, कह रहा है यदि ए बराबर काश अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा तथा ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ए बराबर दिया है, ए का मान दिया है ए बराबर काश अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ए प्लस ए डैश बराबर आई, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया है। देख रहे हैं ए है, यदि हम ए डैश का मान निकालें इसी का परिवर्ताभ्यूह मिल जाएगा, अर्थात पंक्ति और स्तंभ का रूपांतरण कर लेंगे। तो देख रहे हैं रूपांतरण करने पर इसका मान मिलेगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में लिख देंगे काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस दिए हुए इक्वेशन में ए डैश और आई के यदि मान रख लें, तो देख रहे हैं ए बराबर है, ए का मान रखते हैं, ए दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई द्वितीय कोटि का, तो 1001। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम संगत अवयवों को आपस में जोड़ लें, तो जोड़ने में देख रहे हैं काश अल्फा प्लस काश अल्फा मिलकर के 2 काश अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे 0 के बराबर मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस माइनस कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, काश अल्फा प्लस काश अल्फा 2 काश अल्फा इक्वल टू 1001। अब हम दोनों ओर से तुलना कर लें, देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा
2 cos अल्फा इक्वल टू 1, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 या cos अल्फा इक्वल टू 1/2, और 1/2 हम cos में जानते हैं cos 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं अल्फा बराबर 60 अंश, ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी को यदि हम रेडियन में लिखें तो 60 अंश को रेडियन में π/3 लिखते हैं, तो रेडियन के रूप में π/3 आंसर होगा और अंश के रूप में 60 अंश। तो ये हमारा इस दूसरे की खा का आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं गा नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 2 का गा। देख रहे हैं दूसरे के गा में शार्डिक दी है डेल्टा इक्वल टू, देख रहे हैं शार्डिक में पहली पंक्ति में 3 2 3 3 2 3, दूसरी पंक्ति 2 2 3, और देख रहे हैं तीसरी पंक्ति 3 2 3, और पूछ रहा है तो मॉड डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इस सारणी के मापांक का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम R1 को लेकर प्रसार कर देते हैं। R1 को लेकर प्रसार करने पर या कह सकते हैं सारणिक में देख रहे हैं दूसरा और तीसरा दोनों स्तंभ समान हैं, और सारणिक की प्रॉपर्टी है कि किसी सारणिक की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान हों तो उस सारणिक का मान 0 होता है। चूंकि हम देख रहे हैं, चूंकि देख रहे हैं पहली पंक्ति 3 2 3, तीसरी पंक्ति भी 3 2 3, चूंकि R1 इक्वल टू R3, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति दोनों समान हैं, इसलिए मॉड डेल्टा इक्वल टू 0, अर्थात इस सारणिक का मान 0 के बराबर होगा। क्योंकि पहली और तीसरी पंक्ति समान हैं, इसलिए मॉड डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं दूसरे का घा पार्ट दिया है, प्रश्न नंबर 2 का घा क्या आई डॉट आई, देख रहे हैं आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे, जे डॉट जे प्लस 2k डॉट के, 2k डॉट के, और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, प्लस जे डॉट जे इक्वल टू 1, प्लस 2 इंटू के डॉट के 1। इस प्रकार से 1 प्लस 1 प्लस 2 और 1 का गुणनफल 2, तो देख रहे हैं 2 2 4, तो इसका मान 4 के बराबर होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरे का अंगा पार्ट। अंगा पार्ट में देख रहे हैं अवकल समीकरण दिया है, अवकल समीकरण है एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 की घात ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण के अवकलज की उच्चतम घात होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, चूंकि ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, और जो अधिकतम कोटि होगी उसी की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो चूंकि इस अवकल समीकरण की कोटि 2 है और इसी कोटि की जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो देख रहे हैं चूंकि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इसकी घात 2 है, तो इसलिए इस दिए हुए अवकल समीकरण की घात बराबर लिख सकते हैं, चूंकि यह द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, चूंकि इसकी घात 2 है इसलिए अवकल समीकरण की घात बराबर 2 हो जाएगी। तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का
देख रहे 3 के का में दिया है, प्रश्न नंबर 3 के का में क्या सिद्ध कीजिए। देख रहे प्रश्न नंबर 3 का है, क्या सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 10x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक संतत फलन है। हमको इसको एक संतत फलन के रूप में सिद्ध करना है। देख रहे प्रश्न नंबर 3 के का में दिया है एफ एक्स इक्वल टू 10x और सिद्ध करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देख रहे दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्या एक संतत फलन है, ये हमको सिद्ध करना है। चूंकि एफ एक्स इक्वल टू 10x का प्रांत जो होता है 10x का प्रांत बराबर अगर हम लिखें 10x का प्रांत रियल नंबर्स माइनस 2n+1 पाई बाई 2, अर्थात 2n+1 पाई बाई 2 को छोड़कर शेष सारी रियल नंबर्स के लिए ये आपका संतत होगा। और चूंकि 10x जानते हैं 10x बराबर होता है sin x अपान cos x। देख रहे हैं sin x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक संतत फलन है और cos x भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत फलन है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं cos x हमारा अपान में है और यदि अपान में 0 आ जाता है तो ऐसी स्थिति में tan x अपरिभाषित हो जाएगा और अपरिभाषित की स्थिति में इस संतत फलन नहीं होगा। इसलिए अपान में 0 नहीं होना चाहिए और 0 हम जानते हैं काश 90 अंश का मान होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि r-2n+1 पाई बाई 2 के लिए tan x संतत फलन होगा। तो इसलिए कह सकते हैं चूंकि अपान में 0 नहीं आना चाहिए और यदि अपान में 0 मिलेगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमारा cos x का मान 0 के बराबर नहीं होगा और 0 की स्थिति में चूंकि ये अपरिभाषित बनेगा तो इसलिए आप कह सकते हैं कि r-2n+1 पाई बाई 2 में फलन एफ एक्स इक्वल टू 10x एक संतत फलन होगा। संतत फलन होगा, बस यही हमको सिद्ध करना था। क्योंकि 2n+1 पाई बाई 2 वैल्यू रखते हैं तो फिर फलन अपरिभाषित हो जाएगा, जिस स्थिति में यह संतत नहीं होगा। इसके बाद तीसरे का देख रहे खा नंबर दिया है, कह रहा यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x हो तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखने दिया है 3 के खा में y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो अचर पद a और b दिए हैं, तो इसका मतलब अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का होगा। हम 2 से अधिक बार अवकल गुणांक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मान लीजिए समीकरण 1 है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा। देख रहे हैं a अचर है, साइन x का cos x होता है, प्लस b अचर है cos x का माइनस साइन x। इस प्रकार से a cos x माइनस b साइन x ये हमारा dy बाई डी एक्स मिल जाता है। और साथ ही हम ये जानते हैं कि अवकल समीकरण निकालने में हम अचर पद a और b का विलोपन भी करेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं अगर पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो d² y अपान dx² इक्वल टू a देख रहे हैं अचर है cos x का माइनस साइन x माइनस b अचर है साइन x का करेंगे cos x। देख रहे हैं दोनों पद निगेटिव हैं, यदि दोनों से हम माइनस कॉमन कर लें तो यही मिल जाएगा a साइन x प्लस b cos x।
देख रहे समीकरण 1 में ए साइन एक्स प्लस बी काश एक्स बराबर वाई दिया है, तो समीकरण 1 से हम मान y लिख सकते हैं। समीकरण 1 से तो इस प्रकार से माइनस वाई को यदि पक्षांतर कर लें तो देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यही अभीष्ट अवकल समीकरण होगा। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं गा नंबर में तीसरे के गा में स्टार अंकित है, अर्थात पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब इसके बाद हम तीसरे का घा नंबर देखते हैं। तीसरे के घा नंबर में देख रहे दिया है, कह रहा यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जहां देख रहे हैं x बराबर लंबाई और y बराबर चौड़ाई दी हुई है, तो यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर कह रहा लंबाई और y बराबर चौड़ाई। x बराबर लंबाई का प्रतीक दिया है और y संकेत चौड़ाई के लिए है। तो देख रहे हैं लंबाई कह रहा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो लंबाई में परिवर्तन dx अपान dt, ये चूंकि घट रही है इसलिए निगेटिव कर देते हैं, -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और इसके बाद चौड़ाई कह रहा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो dy अपान dt इक्वल टू मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। हमको आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर निकालना है। हम आयत का परिमाप जानते हैं, आयत का परिमाप के लिए अगर संकेत p प्रयोग करें तो ये होता 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई देख रहे हैं यहाँ x है, चौड़ाई y है। तो इस प्रकार से यदि हम t के सापेक्ष अवकलन कर लें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर मिल जाएगा dp अपान dt। देख रहे हैं dp अपान dt इक्वल टू 2 dx अपान dt प्लस dy अपान dt। देख रहे हैं इनके मान यदि रख दें 2 इंटू डी एक्स अपान डी टी देख रहे हैं -3 है, प्लस डी वाई अपान डी टी 2 है, तो -3 प्लस 2 प्लस माइनस घट जाएगा, तो देख रहे हैं मिल जाएगा 2 इंटू -1, तो -1 में 2 से गुणा करेंगे -2 मिल जाएगा। और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। सेंटीमीटर प्रति मिनट अर्थात इसमें मिल जाएगा परिमाप। अब यहां पर चूंकि देख रहे हैं x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, चूंकि लास्ट में आप देख रहे हैं x y के पद नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए इन मानों से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात परिमाप कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। परिमाप में परिवर्तन की दर -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम शेष प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दर्शाएं, और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट्स के माध्यम से दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।